नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ क्लाइमेट इन इट्स चाइल्डहुड पैराडॉक्सियल क्वेश्चन द फेंट अर्ली सन पैराडॉक्स। तो अब देखो इसमें सन के बारे सन से और अर्थ का एक रिलेशन बताया गया है। वाई द अर्थ सरफेस वॉज नॉट कवर्ड विद आइस in its childhood in spite of the fact that sun's rays were much fainter in its fragile beginning than today। तो पहले अगर हमने जो पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, तो पहले तो जो सन की जो रेस थी वो डायरेक्ट तौर पे अर्थ में नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम सन के पास इतनी हीट नहीं थी, ठीक है ना, जितनी सन की रेस के बाद अभी है। सो दिस फेंट अर्ली सन पैराडॉक्स वॉज फॉर्मुलेटेड बाई, तो अगर ऐसा था कि सन की जो हीट है ना उतनी अर्थ में नहीं आ रही है, रेस है ना उतनी हर अर्थ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो फिर उस हिसाब से अर्थ में क्या होना चाहिए, आइस हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब सन की रेज नहीं आएंगी तो अर्थ पूरा जम जाना चाहिए पूरे आइस से। ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दिस फेंट अर्ली सन पैराडॉक्स was formulated by astronomer Carl Sagan and his colleague George Mullen in 1972. This paradox consisted of the following: the Earth's age ranging between 4 to 4.5 billion years। पहले तो उन्होंने ये बताया कि अर्थ की जो एज है 4 to 4.5 बिलियन ईयर्स हो सकती है। द अर्थ क्लाइमेट हैज़ बीन फेयरली कंसिस्टेंट ड्यूरिंग इट्स 4 बिलियन आउट ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स। तो शुरुआत का मतलब 4 बिलियन, 4 आउट ऑफ 4.5 बिलियन में शुरुआत के 4 बिलियन में अर्थ का जो क्लाइमेट बताया गया है वो काफ़ी हद तक के कंसिस्टेंट था, ठीक है ना, ऐसा बताया गया काफ़ी हद तक के कंसिस्टेंट था। अब आगे बच रहा है 500 मिलियन ईयर यानी 0.5 बिलियन ईयर। तो एज इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट दैट सोलर रेडिएशन इंक्रीज बाई 25 to 30%। तो बाद में जो सोलर रेडिएशन है वो धीरे धीरे बढ़ा, जो लास्ट के ईयर 0.5 बिलियन ईयर बचे हैं। तो देन पैराडॉक्सल क्वेश्चन अराइजेज वाई द अर्थ सरफेस इन इट्स चाइल्डहुड वॉज नॉट कवर्ड विद आइस। तो अर्थ में तो शुरुआत के अर्थ के शुरुआत में, अर्थ के चाइल्डहुड मतलब अर्थ के शुरुआत में जब रेडिएशन इतना नहीं था अर्थ सन का अर्थ के ऊपर, जब रेडिएशन इतना नहीं था, रेडिएशन बताया कि बाद में बढ़ा, हीट है ना सन की बाद में बढ़ी, तो उस वक्त अर्थ को आइस से कवर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि अगर सन की हीट ना हो हमारे अर्थ में, अर्थ का जो टेम्परेचर है ना -2 माइनस में चला जाएगा, कई 100 माइनस में चला जाएगा, क्योंकि भाई हीट जो है एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो हीट की वजह सन है, सन ही एक सोर्स है। सन की जो रेडिएशन है, सन का जो रेस हैं, रेस की जो रेडिएशन है, हीट है, उसी से पूरा अर्थ चल रहा है, उसका सर्वाइवल है। हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन है या फिर प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो सन की रेस की जो हीट है या जो एनर्जी है सन की, उसी वजह से ही है लिविंग थिंग्स। अगर ना होता तो सब कुछ बर्फ़ होता, सब कुछ बर्फ़ होता, ठीक है ना। अब जैसे कि साउथ पोल नॉर्थ पोल में डायरेक्ट सन की रेस डायरेक्ट नहीं जाती हैं, थोड़ा सा क्रॉस होके जाती हैं, स्लांट होके जाती हैं। तो यहाँ पर देखो 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, जबकि एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी हीट होती है, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर से कवर्ड है, लेकिन फिर भी रेस डायरेक्ट नहीं पड़ रही तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब ये एटमॉस्फेयर है, ये सन की रेज हैं, एटमॉस्फेयर पर टकरा के फिर अर्थ में पास, अर्थ के सरफेस तक आती हैं।
अब ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये सन की रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सन की जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये एटमॉस्फेयर, क्योंकि रात में तो सन होता नहीं ना, रात में तो सनसेट हो जाता है, ठीक है, अदर पार्ट में चला जाता है, दूसरे अर्थ के दूसरे पार्ट में चला जाएगा, इधर अंधेरा हो जाता है, तब तो बर्फ़ जम जाना चाहिए। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, जो गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ये रात भर हमें क्या करती हैं, हीट देती हैं, अर्थ के सरफेस को मेंटेन रखती हैं हीट से, क्योंकि पूरे दिन में ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अब ये एटमॉस्फेयर जो है ये पूरा ही चारों तरफ घिरा हुआ है, ठीक है। अब जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी है तो उसको भी थोड़ी हीट देंगी, ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा हीट नहीं दे पाएंगी। क्यों नहीं उतनी ज़्यादा हीट दे पाएंगी? क्योंकि सनरेज डायरेक्ट नहीं उस पर स्ट्राइक कर रहा है, ज़्यादा स्ट्राइक उस पर नहीं पड़ रही है सनरेज नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, लेकिन फिर भी हीट रहती है। अगर यहाँ बिल्कुल भी साउथ पोल नॉर्थ पोल में बिल्कुल भी हीट ना आए, अगर ये एटमॉस्फेयर हीट ना दे, क्योंकि ये जो सन रे ये रेस पड़ती हैं लेकिन बहुत ही कम पड़ती हैं, स्लांट होके पड़ती हैं थोड़ा। देखो कोई चीज़ ऐसे स्लांट होके पड़ना रे का, एक होता है डायरेक्ट पड़ना सामने सामने से बिल्कुल, तो फ़र्क तो है ना, इंटेंसिटी में फ़र्क आ जाता है। इंटेंसिटी में फ़र्क हो चाहिए, कोई चीज़ सामने से डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही, कोई चीज़ क्रॉस क्रॉस होकर स्ट्राइक कर रही है, तो सनरेज रहता है थोड़ा, उसके एटमॉस्फेयर इसके जो था ऊपर एटमॉस्फेयर है, उस सनरेज को एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर है ना, सन हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उतना नहीं कर पाता है जितना कि इक्वेटर जो सामने सामने अर्थ के पार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ का समझो बात को। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि सन की रेडिएशन की वजह से ही हीट है, लिविंग थिंग्स है, और एटमॉस्फेयर हमारा मेंटेन है। अगर ये सन की रेज ना होती, रेडिएशन ना होता, हीट ना होती, तो सब कुछ है ना कोल्ड होता, सब कुछ बर्फ़ होता, पानी पूरा जमा होता, ठीक है ना। अब यही बोला गया है कि पहले क्यों नहीं फिर आइस से जमा हो जाना चाहिए, उस टाइम तो रेस है ना डायरेक्ट नहीं थी, जब वो पूरी उस हिसाब से शुरुआत में रोटेशन और जो एवोल्यूशन है अभी जैसा है वैसे नहीं था पहले ना, तो शुरुआत में हम लोग देख चुके हैं। सो अमेरिकन एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जिम कास्टिंग presented his explanation 1993. According to him, 4 billion years ago, 30% of the Earth's atmosphere consisted of greenhouse gas carbon dioxide. The CO2 formed a protective greenhouse gas thick layer around the Earth. This resulted in the warming of ocean surface, which in turn prevented the Earth's surface from freezing. तो ये बताया गया है कि पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन हाउस गैस थी, दैट इज CO2, ठीक है। तो CO2 की जो लेयर थी चारों तरफ, वो हीट को, ये समझो लेयर है ना, ये अर्थ है, ठीक है, ये जो लेयर है CO2 की, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता था, और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये मेंटेन रखता था अर्थ को, फ्रीजिंग से फ्रीज नहीं होने देता था अर्थ को, ठीक है ना। सेकेंड इसका एक्सप्लेनेशन देखो साइंटिस्ट का, मिनी रोस्टिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो कुल मिला के जो ये था जिम कास्टिंग था, इसने है ना ग्रीन हाउस गैस का रीज़न दिया कि ओशियन है ना इसलिए नहीं फ्रीज हुआ क्योंकि ग्रीन हाउस गैस हीट को एब्जॉर्ब करता था, CO2 जो था वो हीट को एब्जॉर्ब करके मेंटेन रखता था अर्थ के सरफेस को। मिनी रोस्टिंग एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं कि डेनमार्क के, he propounded that it was not high concentration of CO2 in the atmosphere in the Earth's early history which
prevented the Earth's early surface from being covered with ice layer. स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है इसमें बुक में. With ice layer, but it was thin cloud cover which prevented early ice age on the basis of the following fact. अच्छा, आइस एज के बारे में पता होगा कि पहले है ना आइस एज था अर्थ में, सब कुछ आइस था पहले, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, एटमॉस्फेयर उस टाइम लिविंग थिंग्स नहीं थी. तो इन्होंने कहा CO2 का इन्होंने क्रॉस कर दिया कि CO2 की वजह से नहीं, एक क्लाउड था, थिन क्लाउड, तो वो है ना अर्थ को आइस एज से प्रिवेंट करता था, आइस को बनने से रोकता था. ठीक है ना. सो क्लाउड लेयर इन द अर्थ चाइल्डहुड वॉज मच थिनर देन टुडे. तो उस टाइम अर्थ की तरफ जो क्लाउड लेयर है वो बहुत कम होता था. क्लाउड लेयर इन द अर्थ चाइल्डहुड वॉज मच थिनर देन टुडे. So most of the Earth's surface was covered with the water, with the result ocean were warmed uninterruptedly and hence water surface of the earth could not be frozen. स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, फ्रोजन, फ्रोजन नॉट फ्रोजन. जेट. ठीक है. तो इन्होंने रीजनिंग दी कि CO2 की वजह से नहीं, एक क्लाउड लेयर होती थी, तो वो है ना क्लाउड लेयर प्रिवेंट करती थी आइस एज बनने से. मतलब कि बात समझो, कहा क्या जा रहा है कि इसे अर्थ है. ओके. तो जो क्लाउड लेयर थी वो पतली थी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं थी, पतली थी. तो आइस एज था, मतलब उतना नहीं था, उस हिसाब से नहीं था. अर्थ में आइस थी, ठंडा था, उतना नहीं. उतना ठंडा क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो लेयर है ये बहुत थिन थी, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं थी, तो ये ज़्यादा रे को रोक नहीं पाते थे, बहुत ही कम प्रिवेंट करते थे, ज़्यादा रे को रोक नहीं पाते थे. ठीक है. अभी क्या है, थिक है लेयर, अभी जो क्लाउड की लेयर है वो थिक है. ठीक है ना. तो अभी रे है ना काफ़ी हद तक के रुक जाती हैं, सनरेज जो है. एक मिनट, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. थर्ड वाला देखो, एक्सप्लेनेशन. पैराडॉक्स ऑफ फेंट सन एंड आइस फ्री ओशन सॉल्व्ड. द टीम ऑफ कार्ल सुगेन, जॉर्ज मुलेन and Minnie Grosting analyzed the samples of 3.8 billion year old mountain rocks from world's oldest bedrock of Usia in western Greenland to solve the said paradox. तो जो वेस्टर्न ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड तो पता होगा आपको, जैसे कि ये अर्थ है. ठीक है. यहाँ से समझो ये चाइना हो गया, ये रशिया हो गया, ये इंडिया हो गया. ठीक है ना. ये अफ्रीका हो गया, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हो गया, ये यूरोप हो गया. यहाँ पे ग्रीनलैंड है, नॉर्थ पोल की तरफ. ठीक है ना. तो वेस्ट ग्रीनलैंड मतलब बिल्कुल यहाँ पर, इसके वेस्ट में ग्रीनलैंड के यहाँ से रॉक का सैंपल लिया, 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड. सो द analysis revealed the maximum concentration of 1 part per thousand of CO2 in the childhood of the earth. तो ये बताया कि उसमें जो इस्वा, जो बेडरॉक ऑफ इस्वा, इस्वा एक जो माउंटेन्स हैं, आप ये कह सकते हो. तो इसमें क्या, दे एनालाइज रिवील दैट मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ 1 पार्ट पर थाउजेंड ऑफ CO2 का 1000 पार्ट, मतलब 1000 का एक हिस्सा,
in the childhood of the earth. Thus the CO2 concentration was only 3 to 4 times more than the uh, present CO2 concentration in the atmosphere. Thus they refuted the early finding of 30% share of CO2 in the composition of atmosphere. They finally concluded that the concentration of CO2 content in the atmosphere has not changed substantially through the billion of geological history of the earth. It was thin cloud cover and dominance of water surface on the earth's early earth surface which prevented the earth surface from the being frozen in the beginning of the earth geological history. तो ये तीनों ने मिलकर ये फाइनली बताया कि CO2 उतना बड़ा रोल नहीं प्ले किया। CO2 ने उतना बड़ा रोल नहीं प्ले किया क्योंकि CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो सिर्फ 1000 का 1 पार्ट ही था। उसका जो कॉन्सेंट्रेशन में CO2 थी सिर्फ 1000 के 1 पार्ट में 1 पार्ट के बराबर ही एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर की हीट के लिए काम में आ रही थी। ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर thus they refuted the early finding of 30% share of CO2 in the composition of atmosphere. They finally concluded that the concentration of CO2 contained in the atmosphere has not changed substantially through billion of geological history of. तो CO2 ने ज़्यादा चेंजेस नहीं रखा एटमॉस्फेयर को वार्म करने के लिए, क्योंकि 30% ही उसका शेयर था CO2 का कंपोजिशन में। तो बताया गया कि इट वॉज नन अदर देन बट क्लाउड कवर था। तो देखो अभी पूरा सिनारियो हम आपको बता रहे हैं। सन फेंटेड था, फेंट मतलब उतनी ज़्यादा हाई हीट नहीं थी, ऐसे कहो उतनी हाई हीट नहीं थी। ठीक है, एक तो ये हो गया। बहुत ज़्यादा हीट तो थी नहीं। अब बहुत ज़्यादा हीट नहीं थी तो उस हिसाब से अर्थ को आइस रहना चाहिए, ये एक्चुअली था मीन। अब देखो आगे की स्टोरी। आइस तो नहीं हुआ, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चेंज आया। आइस एज था पहले लेकिन वो बदल गया ना बाद में। धीरे धीरे हम लोग का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया अभी। अब और देखोगे 100 साल पहले का देखोगे, अब का देखो टेम्परेचर बढ़ा है। मतलब अगर हम देखेंगे, अगर पिछले 200 300 400 साल, मतलब यहाँ तो बिलियन ईयर्स की बात हो रही है, तो अगर 100 200 साल पहले देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तभी तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने का इतने ज़्यादा मुहिम चलाई जा रही है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड में, बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं जिसमें है ना एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो कंट्रीज़ को काफ़ी सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं, लॉज बना रही है कंट्रीज़ कि किसी तरीके से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को और बढ़ने ना पाए। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, जो नॉर्थ पोल में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं ये पिघल जाएंगे तो ये जो अब यहाँ सब तो ओशन से कनेक्ट है ना। ओशन क्या होता है, सब कनेक्ट रहता है आपस में। ग्लेशियर ये सब क्या ओशन के पार्ट है, तो ये ओशन में पानी का लेवल बढ़ा देंगे और सारे शहर डूब जाएंगे पर जो कोस्टल एरिया में। तो इसीलिए उनको किसी भी तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। अब सन फेंटेड था, ठीक है ना, वो हिसाब से आइस ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, अर्थ को आइस हो जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा संडेज नहीं थी। तो बता क्या यार जा रहा है कंक्लूजन में कि जो क्लाउड्स की लेयर थी, क्लाउड्स की लेयर इस सन के रेस को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती थी। ठीक है, और वो एब्जॉर्प्शन क्या करते थे, मेंटेन रखता था बाकी टाइम अर्थ के सरफेस को, थोड़ा सा हीट मेंटेन रखता था टेम्परेचर को, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता था क्लाउड्स। तो ये मेन रीज़न था। ठीक है ना, मतलब माना कि हीट कम थी सन में तो वो ये एब्जॉर्ब कर लेता था, तो अच्छा खासा ये जो लेयर थी चारों तरफ, ये है ना इसको अर्थ के सरफेस को फिर मेंटेन रखती थी। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल क्लॉक। The geological history of the earth or the geological clock means the reconstruction of evolutionary sequences of the geological event involving the information of various zone, crust,
मेंटल एंड कोर। तो यहाँ पे जियोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये हुआ कि अर्थ के जो फॉर्मेशन है उसमें धीरे धीरे कैसे बदलाव हुआ। पहले अर्थ का सरफेस कैसा था, बाद में अर्थ का सरफेस कैसा हो गया, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेशन है, इवोल्यूशन है रॉक्स में, इवोल्यूशन है डिफरेंट लाइफ्स में, है ना। कैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले माउंटेन कैसे होते थे, अब माउंटेन कैसे हो गए, पहले कितने सारे स्पेसीज पाए जाते थे, अब स्पेसीज जैसे जो जुरासिक ये डायनासोर, है ना। तो अब धीरे धीरे देखो बदल गया, स्पेसीज वो ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें कई जो इसे बोलते हैं जियोलॉजिकल क्लॉक, ये जो चेंजेस हुआ है एक हज़ारों सालों में, तो वो उसी को बोलते हैं जियोलॉजिकल क्लॉक। तो द होल जियोलॉजिकल हिस्ट्री right from the origin of the earth is to its present form has been divided into major and minor period on the basis of the forms of life. Organic remains, forms of life, organic remains, characteristic rocks, deposit, places of rock formation, major tectonic events. The whole geological history of the earth has been divided into 5 eras. तो जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं, इवेंट्स का मतलब होता है समथिंग, कुछ हुआ, कुछ चेंजेस हुआ बड़ा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं जियोलॉजिकल इवेंट्स। ठीक है, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो वो जो जैसे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, बहुत बड़ा फ्लड आ गया, ये भी कह सकते हो, या फिर रॉक में कोई चेंजेस हो गया, ठीक है। तो इसको है ना 5 टाइम पीरियड में, बड़े मेजर टाइम पीरियड बांटा गया, फिर उसके अंदर छोटे छोटे अलग टाइम पीरियड में बांटा गया, ठीक है। तो अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 एराज, 5 उसके एरा, 5 अलग अलग टाइम, मतलब हज़ारों साल का एक एक टाइम जोन में बांट दिया गया कि इस ऐसे ये वक्त में ऐसा होता था, ये वक्त में ऐसा होता था, इट्स लाइक दैट। तो इरास क्या है, देखो पहले तो मेजर ग्रुप ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट, जो जो रॉक्स का जो ये है डिपोजिशन, ये रॉक्स बनते गए फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट बताया गया, शुरुआत से आखिर तक के। पहले तो सेनोजॉइक ग्रुप बताया गया, फिर मेंसोजॉइक ग्रुप, फिर प्रोटोजॉइक ग्रुप है, फिर आर्कियोजॉइक है। अब जहाँ पर सेनोजॉइक ग्रुप है तो उसको बोला गया सेनोजॉइक एरा, दैट इज एरा ऑफ रिसेंट लाइफ, ठीक है। ये अभी रिसेंट में जो चल रहा है, फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट बोला गया ना, अभी से बाद में पीछे, अभी प्रेजेंट से हम बैक जा रहे हैं, तो अभी जो एरा चल रहा है वो सेनोजॉइक बोलेंगे उसे। फिर मेसोजॉइक ग्रुप, मेसोजॉइक ग्रुप एरा ऑफ, सो मेसोजॉइक ग्रुप जो एरा ऑफ मिडाइवियल लाइफ है, ठीक है। अब इसको ईयर्स में बांटोगे तो ईयर्स में ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि सेनोजॉइक है, तो सेनोजॉइक हम ये कह सकते हैं कि 65 मिलियन से अब तक के जो आ रहा है, चल रहा है, 65 मिलियन, हाँ, नॉट बिलियन, मिलियन, मिलियन, 65 मिलियन से अब तक का जो रिसेंट में चल रहा है ना। और मेसोजॉइक का पीरियड हम ये कह सकते हैं कि 2.5 बिलियन से लेकर 65 मिलियन, मतलब 2522 मिलियन टू अराउंड 65 मिलियन, क्योंकि 65 से अभी तक का तो सेंजॉइक है ना, और 65 से 2500 का मेसोजॉइक हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और है, इसमें दिया नहीं है, प्रोटोजॉइक, तो उससे पहले पैलियोजॉइक है। अब मेसोजॉइक में जो जुरासिक जो लाइफ थी वो मेसोजॉइक में थी, मिडाइवल लाइफ में, जुरासिक लाइफ। फिर पैलियोजॉइक था,
पैलियोज़ोइक हम ये कह सकते हैं अराउंड, देखो जो मेसोज़ोइक है, लिख कर बताएं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसे बताने में। और जो सेनोज़ोइक है वो अभी से, नहीं ज़ीरो, मतलब अभी से समझो 65 मिलियन, ठीक है ना। मेसोज़ोइक 65 मिलियन से 250 मिलियन कह सकते हो आप, 250 मिलियन मेसोज़ोइक, 2500 नहीं, 250 मिलियन। और जो प्रोटोज़ोइक था वो 250 मिलियन से बिफोर है, 250 मिलियन से ये लगभग था, एक्चुअली एक और होना चाहिए था, पैलोज़ोइक होना चाहिए था एक बीच में, ठीक है। ये क्यों नहीं दिया है पैलोज़ोइक, एक होना चाहिए था पैलोज़ोइक। पैलोज़ोइक जो था 250 मिलियन से, एक बार शायद ये चार्ट में समझाया था, ऐसा मुझे लग रहा है आपको। 550 मिलियन तक का लगभग था इसका एज पीरियड। 550 मिलियन, अगर आज से देखेंगे 550 मिलियन, 250 मिलियन ईयर्स से 550 मिलियन पहले पैलोज़ोइक था। और फिर जो प्रोटोज़ोइक है ये 550 मिलियन से लेकर ये लगभग था, प्रोटोज़ोइक ये काफ़ी बड़ा पीरियड था, 2500 मिलियन, इतना पीरियड था प्रोटोज़ोइक का, एरा ऑफ अर्लियर लाइफ, बिल्कुल जब लाइफ एक तरीके से ये हुई थी, स्टार्ट हुई थी। फिर जो 2500 मिलियन मतलब 2.5 बिलियन हुआ ना, ये हो गया आपका आर्कियोज़ोइक, एरा ऑफ प्राइमियल लाइफ। ये 2.5 बिलियन से, मतलब 2500 मिलियन मतलब 2.5 बिलियन हुआ, से अगर 4.5 बिलियन को मान रहे हैं हम लोग, 4.5 बिलियन के बीच का हो गया आर्कियोज़ोइक। So each era is numbered in sequence as first primary, second secondary, third tertiary, and fourth quaternary, and its name period. Further, each period is divided into several. क्योंकि यहाँ पे 4 है जबकि 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आपको 5 पीरियड बताया गया है, 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीरियड, लेकिन यहाँ पे 4 ही मेंशन है आपके बुक में। The names of epochs have been assigned on various grounds. Example, names of places of characteristic system of deposit, names of tribes, characters of deposit, mineral. तब ये नेम कैसे डिवाइड, फर्दर डिवाइड हुए, जैसे ट्राइब में कोई बदलाव हुआ, ट्राइब्स चेंज हुई, कुछ डिपॉजिट्स अलग से हुए, एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हुए रॉक्स के, ठीक है ना। मिनरल्स में कुछ चेंजेस हुआ, उसी पीरियड के भी पार्ट बांटे गए, ठीक है। अब देखो पैलियोज़ोइक को पैलेयो एंशियंट या जो यानी जर्मन लाइफ कहते थे। मेसोजोइक दैट इज मेसोस मीन्स मिडल इन जर्मन, मेसोस जर्मन वर्ड है। फिर सेनोजोइक काइनोस से आया मीन्स न्यू, कम्बेरियन कॉम्बेरिया से आया और वेल्स इन यूके, और ओरोविशियन एज ब्रिटिश ट्राइब है ये। फिर सिल्यूर्स ब्रिटिश ट्राइब है ये, ठीक है। देव डेवनशायर प्लेस ऑफ रीजन इन यूके। जितने भी यहाँ पे दिखा रहे हैं जो भी ट्राइब्स, ये अभी चल रही यूरोप में ही, ठीक है ना। कार्बोनिफेरस, डोमिनेंस ऑफ कोल, जब कार्बन आया कोल आया तो उसको बोला गया कार्बोनिफेरस बोला गया।
पमी पमियन पम यूएस, ये रशिया का ही पार्ट है एक पर्म। फिर ट्राइसिक थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ डिपोजिट इन जर्मनी, ट्राइस मीन्स ट्रिपल, 3 पार्ट में डिपोजिट्स हुए। जुरासिक, ये पता ही है आपको, आफ्टर ज्यूरा माउंटेन्स इन स्विट्ज़रलैंड। फिर क्रैक्टियोस आया, क्रेटा, दैट इज़ लेटिन, मीन्स चाक, जो चाक होती है ना, और डोमिनेंस ऑफ एबंडेंट डिपोजिट ऑफ वाइट राइटिंग चॉक, मतलब जो जिस चॉक से हम लोग लिखते हैं, चाक बोलते हैं इसे। तो वो जो चॉक है ना, वो डिपोजिट हुई, वो बनी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ। कौन से पीरियड को बोलेंगे उसे? क्रेटाक्यूस पीरियड बोलेंगे। फिर इयोसीन, इको मीन डे ब्रेक। फिर ओलिगोसीन, ओलिगोस मीन्स लिटल। फिर मायोक्सीन। फिर उसके बाद तो इतने सारे इस तरह अलग अलग है ना नेमिंग है। और उसके जो इवेंट हुए हैं, उस इवेंट को उस वो पीरियड का सब पार्ट दे दिया गया है, इस 5 पार्ट के अलावा उसके अंदर के पार्ट, ठीक है। So some scientists have put together all the geological events of the past history of Earth in the form of clock. Thus, the spiral system representing the whole geological and geometrical history together is called a geological clock, where in 1 billion year represent each revolution of the clock's arm. हर 1 बिलियन को क्लॉक आर एक रिवोल्यूशन बोला गया 1 बिलियन ईयर्स को। सॉरी, ये where 1 billion year represent each revolution of the clock's arm. Each revolution is further subdivided into hours, that is 100 million years. जैसे हमारा क्लॉक होता है ना, क्लॉक कैसे बटा रहता है, आवर्स में, फिर मिनट में। तो इस तरीके से आवर्स जो बताएगा, एक 100 मिलियन ईयर बताएगा एक आवर, ठीक है। एंड मिनट रिप्रेजेंट पीरियड ऑफ 10 मिलियन ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया तो है, ये देखो इस तरीके से बटा हुआ है, ये देखो, ये इस तरह बटा गया, ठीक है। तो पहले देखोगे एक स्पायरल फॉर्म में है ना, एक स्पायरल फॉर्म में है ये। तो स्पायरल फॉर्म में पहले देखो बड़े बड़े पार्ट हैं, ये देखो, ये बड़े, तो इस तरीके से, इस तरह से बड़े पार्ट में, ठीक है ना, जो मेन पार्ट इसे डिवाइड है। फिर और डिवीज़न हुए। फिर 2 बिलियन ईयर में ये ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया, 2 बिलियन ईयर्स के बीच में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया। ये बात है, 1 बिलियन ईयर्स है ये, ठीक है। 1 बिलियन ईयर्स का जाओगे आगे तो काफ़ी सारे चेंजेस होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, ठीक है। फिर और क्लॉक को घुमाओगे, फिर और धीरे धीरे चेंजेस होते गए, चेंजेस होते गए, चेंजेस होते गए, चेंजेस होते गए, ठीक है ना। इसका एक मैं लेक्चर वीडियो भेजूँगा तो इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और जो डाउट है पूछ लीजिएगा।